स्टॉक एक्सचेंज आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज लखनऊ की इस लड़ाई में हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के नजरिए से कि आखिर कौन सी पार्टी कहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, दो दौर का मतदान, तीसरे दौर के मतदान के बाद लगभग 172 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। पिछले 2017 के चुनाव में 140 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिसकी वजह से तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन अब बुंदेलखंड, सेंट्रल, इन सब को देखते हुए अब नजर हम डाल रहे हैं पूर्वांचल पर, क्योंकि असली लड़ाई पूर्वांचल की है। कहा भी जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीता वही लखनऊ जीत लेता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पूर्वांचल की अहमियत आखिर क्यों है। पूर्वांचल में 172 सीटें जो है, 142 सीटें हैं कुल। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 142 सीट्स जो कि पूर्वांचल में है। उनमें से 35.24% यानी आप समझ लीजिए जो कुल सीटें 403 है उनमें से 35% एक तरह से यहीं पर पूर्वांचल में है। रुहेलखंड में 52 सीटें हैं और 12.9% एक तरह से समझ लीजिए। अवध में 73 सीट्स हैं जो कि 18% के आसपास सीटें होती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 सीटें जो कि लगभग 10.92% हैं। दोआब के इलाके में 73, 18.12% वहां पर, और बुंदेलखंड में सिर्फ 19 सीटें हैं जो कि 4.7 हैं। तो 142 सीटों के साथ लगभग 35% सीटें इसी पूर्वांचल से आती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं कि आखिर पूर्वांचल जिसका उसी का क्यों उत्तर प्रदेश कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पूर्वांचल जब जब जो पार्टी जीतती है दबदबा बनाती है। सेंचुरी मारी थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, 100 आउट ऑफ 142 ये रहा था उनका स्कोर कार्ड। जब 2017 में बनी थी उनकी सरकार 70.42% आप समझ लीजिए मामला था। यही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में, उन्होंने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी यहां पर। उससे पहले बीएसपी ने 77 सीटों पर 2007 में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी और 2002 में समाजवादी पार्टी ने 56 सीटें यहां पर हासिल की थी 142 में से, आधे से थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए उनकी सरकार यहां पर बनी थी। अब हम जल्दी से आपको जातीय समीकरण यहां का दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय आंकड़ा है वो क्या कहता है। उसके नजरिए से भी समझना होगा कि क्यों आखिर चुनावों के एन पहले, देखिए पहले, दूसरे, तीसरे दौर में जाट, मुस्लिम, दलित, उसके बाद से आप जब तीसरे चरण में आते हैं तो वहां पर यादव बहुल सीटें होती हैं। लेकिन अब ब्राह्मण वोटर्स का वैल्यू बढ़ता है और इसीलिए आप देखेंगे कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी बेल पर बाहर आ जाते हैं। क्या ये ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म करने के लिए? ये तमाम सवाल पूछेंगे यहाँ पर जो पैनल है उससे, लेकिन जल्दी से आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। मुस्लिम 19% हैं यूपी में पूरे, तो पूर्वांचल में 16% है, यानी मुस्लिम वोट यहाँ पर घट जाता है। वहीं ब्राह्मण वोट 8 से बढ़कर 9% हो जाता है। राजपूत वोट 10 से घटकर 9% हो जाता है। यादव वोट 11 से बढ़कर 14%। कुर्मी प्लस कोयरी 8% से के बराबर ही रह जाता है पूरे यूपी में भी और पूर्वांचल में भी। वहीं पर दलित मतदाता 21% पूरे यूपी में, 21% यहाँ पर भी। लोअर ओबीसी जब हम देखते हैं तो 17% और 17%, यानी ये भी पूरी तरह से हो जाता है बराबर दोनों ही जगहों पर। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जिनके साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये साफ बताता है कि किस तरह से पार्टियां अब अपनी रणनीति को, कि कैसे मुद्दे बदलने हैं, कैसे ध्रुवीकरण करना है, इन सब पर उनकी नजर रहेगी। मोहसिन रजा साहब, मंत्री यूपी सरकार में, किस्मत दांव पर इस बार योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे सरकार की। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ शरद प्रधान जी जुड़े हुए हैं जो बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी इस बार अपनाई जाए, क्योंकि कुल मिलाकर जो परिस्थिति दिख रही है उसमें कितना किस पार्टी के लिए है, इन सब पर चर्चा करते हुए हम आपको ये भी बता दें कि फैजान खान साहब बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और फैजान खान बताएंगे, क्योंकि कई लोग यही पूछ रहे हैं कि मायावती जी क्यों नहीं दिख रही है, उतना सक्रिय इस बार के चुनाव में क्यों नहीं है। ओपी राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। मैं आपके पास आ रही हूँ राजभर जी, लेकिन जल्दी से मोहसिन रजा साहब आपसे कमेंट लेती हूँ, क्योंकि अब चर्चा इसी बात को लेकर गर्म है। आपके मुद्दे, आपका ध्रुवीकरण का टैक्टिक सब कहा जा रहा है कि बदला जाएगा। अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र बेल पर रिहा हो गए हैं इसी दौरान।
तो आरोप ये विपक्ष का लग रहा है कि आप ब्राह्मणों को किसी तरह से सोच रहे हैं कि संभाल लेंगे इसके जरिए। रजा साहब, देखिए अंजना जी, जहां तक आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 2014 में जब आई और 2014 से लेकर और 17 तक अगर आप देखें पूर्वांचल को, तो पूर्वांचल में जो विकास कार्य चाहते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो योजनाएं भेजते थे, वो समाजवादी पार्टी जमीन पर नहीं उतरने देती थी। लेकिन उसके बाद भी परिणाम आपने देखा, और अब तो 5 साल हमने डबल इंजन की सरकार चलाई है। वहां पर जो अभूतपूर्व योजनाएं लेकर आए हैं, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो खाली पूर्वांचल में आ चुका है अभी तक, और जो विकास कार्य हुए हैं वो अभी आपने देखा कि कितने हमने इनॉग्रेशंस किए हैं आदरणीय मोदी जी ने, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, 9 चुनाव के पहले तो आप लोग कैंची लेके निकल पड़े थे सर। नहीं, मैंने कहा जहां मिलता तो वही फीता काट रहे थे। 5 वर्षों में जो काम किया अंजना जी, उसके फीते काटे हैं हमने इनॉग्रेशन किए हैं, हमने कोई ऐसा शिलान्यास नहीं किया है। शिलान्यास वाले लोग तो वो तो कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी बनी थी तभी मैंने शिलान्यास। आशीष मिश्र टेनी पर आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा वही कानून का मामला है। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई आया बाहर, किसी को बेल मिली, तो उसको आप चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार लेकर चल रहे हैं। और आज परसेप्शन उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में बदला है। आज उत्तर प्रदेश की छवि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी हुई है, उसका परिणाम है, और हम फिर प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे। ठीक है, ओपी राजभर जी के पास जल्दी से चलते हैं। ओपी राजभर जी, आपने सुना होगा मंत्री जी को, वो कह रहे हैं कि पूरे हिम्मत के साथ वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी पूर्वांचल उन्हीं का होगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो इस बार ठान लिया है एकदम, अखिलेश यादव के साथ आप मिल गए हैं, उसके बाद से हम जातीय समीकरण भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे ये दावा कर सकते हैं कि इस बार तमाम पार्टियां, ये तो दावा कर रहे हैं कि 80 और 20 का, राजभर जी ये तो 80 वर्सेस 20 कर रहे हैं। 80 और 20 नहीं, 15-85। और हम मंत्री जी से पूछ लीजिएगा कि अपने गिरादरी के 15-85 दिलाएंगे भाजपा को। हाँ, 15-85। और मंत्री जी से पूछे कि अपने बिरादरी के कटे वोट दिए हैं भाजपा के, 14% वोट है। अब 12 से 22% अकेले राजभर है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गोंड, लोहार, कुहार, अर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, कम्हार भी हमारे साथ है। बोल रहे कि मंत्री जी से पूछा कि कैसे अपने बिरादरी का वोट कैसे दिलाएंगे बीजेपी को। राजभर जी, हमारी बिरादरी को तो आज पहली बार देश में विकास कार्यों से जोड़ा गया है, वरना आप सबने लूटने का काम किया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबने उनको वोट बैंक बनाकर रखा था। हमने मुख्य धारा से जोड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। राजभर जी हंस रहे कि कैसी बात कर रहे हैं? हंसेंगे इसलिए क्योंकि वो अच्छी खासी जगह सबको लाभ देने के लिए यहाँ आए थे, विकास कार्य हो रहे थे, खाली उनके बेटे का विकास नहीं हो पाया, इसलिए वो चले गए हमें छोड़कर। तो इसलिए यहाँ परिवारवाद की पार्टियां नहीं काम कर पाएंगी हमारे साथ में, और ना परिवारवादी लोग काम कर पाएंगे हमारे साथ में। वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन उन्हें देशहित में, जनहित में काम करना चाहिए था। वो मंत्री थे, वो छोड़कर चले गए। इतने दिन तक उन्होंने लोगों को वंचित किया, उनकी योजनाओं का लाभ तो आदरणीय योगी जी ने पहुंचाया है। तो ये सोचना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को। राजभर जी जवाब दीजिए, करें बेटा पदों के लिए आप लोग छोड़ देते हैं? भाई पहले तो प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं। वो तो योगी मोदी के अलावा कुछ जानते नहीं। हमने पूछा कि वो मुसलमानों का वोट भाजपा को कट दिलाएंगे। 14% आपने कहा कि पूर्वांचल में 14% है, तो 14% में कै % वोट ये भाजपा को दिलाएंगे? जरा बस आप पूछ लीजिए किन्हीं से, मंत्री। ठीक है, वो सीधा पूछ रहे हैं आपसे राजभर जी की 14% मुस्लिम है, हमने बताया है। वो कह रहे हैं 14% में से कितना % आप दिलाएंगे बीजेपी को? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पे सदन में कहा था, ओम प्रकाश जी आप मौजूद थे सदन में, उन्होंने कहा था कि हमने योजनाओं का लाभ इनको इसलिए मुस्लिम समाज को ज्यादा दिया है, अल्पसंख्यक को इसलिए ज्यादा मिला क्योंकि आप लोगों ने वंचित किया, आपने कभी योजना से इनको जोड़ा ही नहीं था। टिकट क्यों नहीं देते? आपके लिए मात्र ये वोट बैंक थे। साहब
टिकट क्यों नहीं देते हैं? टिकट क्यों नहीं देते हैं? रिप्रेजेंटेशन उनका क्यों ना हो पार्लियामेंट विधानसभा में? हमारे पास किसको टिकट नहीं मिला और किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? कौन है जो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी में हर भारतीय कर रहा है। हम लोगों को आपका समाज भी कर रहा है, हमारा समाज भी कर रहा है। दे दिया क्या टिकट किसी को? हमें पता नहीं चला। ये टिकट की राजनीति जो करने वाले लोग हैं, जो करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचते हैं, उनसे पूछिए। हम टिकट बेचते नहीं है। हम जो जन कल्याणी योजनाओं के तहत जनता का फ्री होता है उसको टिकट देते हैं। विश्वास में ये कह रहे हैं तुष्टीकरण वाले पॉलिटिक्स खत्म। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग हैं वो सिर्फ लोडर का काम कर सकते हैं, हक की बात नहीं कर सकते। एक प्रश्न पूछा हमने कि आपने 14% वोट में से कितना आप मोदी जी, योगी जी को वोट दिला सकते हो? उत्तर नहीं आया, खाली इधर उधर घुमा रहे हैं। इधर अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, गरीबों का इलाज फ्री देने जा रहे हैं, जातिवार जनगणना कराने जा रहे हैं, प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं से पूछिए मंत्री जी से कि उन्हीं का मंत्री मुख्यमंत्री सदन में कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करूंगा, नहीं लागू किए। पूछिए उनसे, जब 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया। आप कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को ये लोग लेबर बनाते हैं। अरे तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे हैं फिर? ये लोडर है, लोडर। ये सब लोग। ठीक है, आप बोलिए अपना सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती लेबर कैसे? उप मुख्यमंत्री है सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमारी बात सुनिए, बात देखो। आप हमसे सवाल किए तो पूछ लो, उत्तर हम पूछ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री बने रहे, लास्ट में जब टाइम आया, डेट अनाउंस हुआ, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा है ना। आप शिक्षक भर्ती पर वो सवाल कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती पर वो सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ में 27 मंत्री पिछड़ी जातियों से, ओबीसी और बैकवर्ड और सभी आते हैं। आप जानते हैं, पहली बार 27 मंत्री काम कर रहे हैं देश के लिए, निर्माण कार्यों में आगे बढ़ा रहे हैं देश को मंत्रालय में। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के साथ में 23 ओबीसी और पिछड़ी जातियों से हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी पुत्र मोह में चले गए, उनको टिकट नहीं मिला। तो आप लोग जनता के हितों की बात कब करिएगा? अपने हितों की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के ऊपर आइए और सबकी सहभागिता होना चाहिए। एक बार बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। हाँ। हमने मंत्री जी से पूछा, फिर से बोलिए आवाज। मुसलमान का 14% वोट में कै % भाजपा को दिलाएंगे? उत्तर क्यों नहीं देते? ये खाली झूठ झपाट 420 समझा करके वोट लेने जाओगे? यहाँ ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में खड़ा है, एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा पूर्वांचल में। आओ, हम दिखाते हैं आपको जलवा अपना। ये खाली पूर्वांचल, ओम प्रकाश जी, पूर्वांचल हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को बोनस देता चला रहा है और इस बार भी हम 5वें चरण में सरकार बन जाएगी भाजपा की और पूर्वांचल हमारा बोनस होगा। मोदी मोदी योगी कितना पिछली बार सेंचुरी मारी थी, इस बार क्या हमारे लिए बोनस होगा। प्रचंड बहुमत वहीं से साबित होगी हमारी। पूर्वांचल राजभर जी, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है। अब देखिए भाई, ओम प्रकाश जी, आपने विकास नहीं किया अपने समाज का। आप निजी स्वार्थों के चलते सरकार छोड़कर गए थे। आप जनहित के लिए सरकार नहीं छोड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी यही किया था, वो भी सम्मानित नेता है। ऐसे मत करिए, आप निजी स्वार्थों की राजनीति करते हैं। अब पुष्टिकरण की राजनीति बंद हो गई उत्तर प्रदेश और देश में। एक करके प्लीज। ठीक है राजभर जी, अब बोल लीजिए जितना बोलना है। एक बार ये बताइए, कह रहे हैं सेंचुरी मारेंगे फिर से? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, हम लोग गए तो सरकार बन गई। हम लोग हट गए हैं, आप देख लीजिएगा। एक सवाल पूछा मंत्री जी से कि कितना 14% मुसलमानों के वोट में से कितना भाजपा को दिलाओगे? वोट की बात हो रही है ना। और आज इन्हीं से पूछिएगा कि योगी जी ने सदन के अंदर कहा था, मंत्री जी बैठे थे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं किया। 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के 700 करोड़ बजट देते हैं और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, उनको भी 700 करोड़ देते हैं। सामान्य वर्ग के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क मिलती है और पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? ये वोट देने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, योगी जी ने हिस्सा लूट लिया। और लूटने के बाद जब बच्चे गए तो पुलिस से पिटवा दिया। जब पुलिस से पिटवा दिया उसके बाद बच्चे गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच हो गई, 23,000 पद लूटा योगी जी ने। अब जब उसके बाद कह रहे हैं कि 6,000 भर्ती करेंगे,
17,000 ठीक है सर, इनका लूटोगे जवाब आप। जल्दी से ले लेते हैं, जल्दी से लेते हैं, जल्दी से मोहसिन अभी मोहसिन आपने साहब आप देखा, जवाब दे रहे हैं आपकी प्रकाश बात जी, आप ही के पिछड़ी सवाल। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बंद कर दी थी समाजवादी पार्टी ने, जहां आप चले गए हैं। हमने नहीं, शुरू की, पहले आप आदरणीय योगी जी के जानकारी नेतृत्व नहीं, में समाज कल्याण ने गलत बहुत नहीं, बड़े मंत्री पैमाने जी पर गलत बांटी बोले। है और नहीं, हम गलत नौकरियां नहीं। भी दे रहे हैं, 4.5 अरे लाख भैया, नौकरियां मेरी सुनो, पारदर्शी तरीके से। मंत्री जी हमारी जानकारी सरकार करो। में कुछ बिकता नहीं ये था, सेंट्रल आप गवर्नमेंट वहां करती चले है, गए देखिए जहां पैसे से नौकरियां बेची जाती हैं, जहां पर पहले ठीक है। नौकरी निकालने से पहले लोगों से पैसा नहीं, एडवांस नहीं। लिया जाता है। अरे कितना आज वकील कानून का आओगे राज भाई स्थापित लोगों हुआ का। है, आज अपराधी धन्यवाद भागा आपका है, राजभर आज जी हम हमारे प्रचंड साथ बहुमत जुड़ने की के लिए। सरकार फिर से ओपी बनाएंगे। राजभर जी, आपने अपने इलाके के प्रश्न उठाए, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय कुमार जी भी जाने माने सेफोलॉजिस्ट और सीएसडीएस के ही आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मंत्री जी के दावे पर सुरेंद्र राजपूत जी बोलना चाह रहे हैं। राजपूत जी क्या गलत कह रहे हैं? हाँ, 2-3 बातें। पहली चीज तो छात्रवृत्ति के बारे में मोहसिन रजा साहब झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। सारी छात्रवृत्तियां पिछड़ों की हो, अल्पसंख्यकों की, इन्होंने बंद कर दी हैं। एक बच्चे को भी मिली हो। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो फीसेस हैं वो आज की डेट में लोग अपना पेट काट काट के दे रहे हैं, जो सीधे सीधे सरकार से जानी चाहिए थी। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने दूसरा झूठ बोला, सरकार का झूठ बोला कि इन्होंने हजारों लाखों नौकरियां, एक नौकरी इन्होंने अंजना जी जो 2017 में इन्होंने क्या नाम पब्लिश की हो और उसको कंप्लीट किया हो। 8 बड़ी परीक्षाएं हुई यहां पर, 7 के पेपर लीक हुए हैं, सारी कोर्ट में हैं। पिछली सरकारों की दी हुई नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को तहसीलदार बना रहे हैं। क्या बना रहे थे? वो एक पटवारी बना रहे थे जिसकी इन्होंने नौकरी नहीं दी, बेचारा नेपाल भाग गया। इस सरकार को 10 मार्च के बाद इसके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी उसी तरीके से, उसी पटवारी की तरीके से नेपाल भागना अब होगा। जरा कांग्रेस पर बात कर लें सर आपसे। बिल्कुल कीजिए। अब कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करें, कुछ बचा है? अब गुस्साइएगा मत। मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ, आप आक्रमण जितना अच्छा से करते हैं, टीवी पे पार्टी को डिफेंड करते हैं, इस जमीन पर क्या दिख रहा है? सब देख रहे हैं ना। हम 2 चीजें अंजना जी बहुत स्पष्ट आपसे कह रहे हैं। हाँ। आप महिला हैं, आप हमको बताइए कि क्या राजनीति का डिस्कोर्स नहीं बदलना चाहिए? क्या राजनीति में 40% महिलाओं की भागीदारी का वो देना गलत है? और क्या बगैर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के सामाजिक क्षेत्र से महिलाएं नहीं आनी चाहिए? आप जैसी महिलाएं, जैसे निदा को हमने टिकट दिया, आप ही की जमात की एंकर है वो, उसको टिकट दिया। उसी तरीके से क्या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए राजनीति में? राजनीति क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए आप बात करते हैं या समाज के हित के लिए भी बात करते हैं? श्रीमती प्रियंका गांधी जी अगर गांव गांव जा रही हैं, पांव पांव जा रही हैं, नगर नगर जा रही हैं और डगर डगर जा रही हैं, 10 मार्च को सुखद परिणाम आपको आश्चर्यचकित करेंगे। फैजान साहब जा रही हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ उत्तर प्रदेशी क्यों उनको दिखाई देता है, समाज तो पंजाब में मायावती भी जी है। कहाँ जा रही हैं? ये विषय फैजान साहब एक बार मायावती से भी पूछ लो। ठीक है। काहे मायावती जी बदले कहाँ की है? बात कर रहे हो? अब अंजना अरे जी, पंजाब अब में अपनी गई हो, वहाँ बात समझौता किया था आपने, फैजान वहाँ पे साहब। आपको मालूम है एक भी अब रैली हमारा नहीं की तो आपने। आगे हमारी अरे भी प्रियंका सुनिए। गांधी के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए। अब कौन आज की पिछले डेट में हुआ आप ये भारतीय दिखाई जनता दे रहा है पार्टी के आपका। पिछलग्गू हो गए। पंजाब में लोग- ये नहीं बोलेंगे, क्या नाम, गोवा में ये नहीं बोलेंगे, हाँ। ये नहीं बोलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे उत्तरांचल बात में। कर लें। ठीक है, फैजान साहब बोले। और उत्तर प्रदेश अंजना में जी, घर मैं- से अब नहीं आप निकले। पुराने दिग्गज हैं तो उनको दबा मत दीजिए। हाँ। अब फैजान भाई बोलिए बोलिए। अंजना जी सबसे नहीं, पहला मतलब पूछ रहे मायावती जी कहाँ है? मैं ये बता कह रहा पिछलग्गू हो गई हूँ, आज बीजेपी। पूरा वो उत्तर देखिए, प्रदेश अंदर इस बैठी बात है का उसकी। खिलाफ। अगर आप अपने कैमरे को उठाकर दिखा दें जिस जगह पे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो यहाँ का लखनऊ का विकास का एक एक ईंट इस बात का आपको जवाब देगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहाँ है। अंजना अगर जी, घुमा के सिर्फ दिखा वो दीजिए एक बार बैठी है कैमरा। मायावती जी एक उसके बार कैमरा अंदर, उठा के दिखा वो दीजिए। देखिए उसके अंदर दूसरी बैठी बात- है, दूसरी निकल बात- नहीं रही। दूसरी बात, आज लोग हो रही। देश नहीं वहाँ विदेशों पे। से आते हैं तो कहते हैं आज लखनऊ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में क्या बा ये दिखा दिया उन्होंने अपने शासनकाल में। दूसरी बात, अभी राजभर जी बहुत बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे मुसलमानों पे। मैं फैजान खान बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता के नाते उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस समाजवादी पार्टी को वो समर्थक हैं और समर्थन दे रहे हैं, न समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में पदोन्नति के आरक्षण को आप सब ने देखा और दिखाया कि किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने पर्चा फाड़ा, किस तरह से हमारे लाखों कर्मचारी दलित पे भाई लोग जो हैं वो किस तरह से डिमोशन पा गए और सारे कर्मचारी नीचे पायदान पे आ गए। ये समाजवादी पार्टी की दलित सोच है। अब रही बात मुसलमानों की सोच, आप बता दीजिए वेस्टर्न से लेकर पूर्वांचल तक जो टिकट का वितरण हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हुए तो सौतेला व्यवहार करता ही करता है। समाजवादी पार्टी पीलीभीत में वरुण गांधी के कहने से टिकट बांट रहे हैं
अब बात करते हैं लड़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। सारे मुस्लिम वो प्रतिनिधि लोग का तो आरोप टिकट लगा उन्होंने रहे हैं कि काटा। आपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारकर वोट का बंटवारा करने की हमने कोशिश उनको की है। हिस्सेदारी दी। क्या गलत बीजेपी को किया? फायदा पहुंचा। राजभर जी में हिम्मत है तो बात करें हिस्सेदारी पे। राजभर जी हैं क्या हमारे अगर साथ? है हिम्मत तो बात करें हिस्सेदारी पे। राजभर जी हैं क्या हमारे साथ? 21% हमारी हिस्सेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में 403 में। हमने वोट देने का काम किया। और अंजना जी आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मुसलमानों को टिकट देने का काम करती है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी देती है। हमने ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, हमने दलितों को भी दिया। ठीक है, पिछड़े शरद वर्ग को प्रधान भी जी, दिया। शरद प्रधान जी, दोनों ही लहर की बात कर रहे हैं अभी तक। अभी जो ये अभी तक जितना हुआ है उसमें योगी जी ने भी इंटरव्यू में कहा है कि 113 में से 100 सीटें हम जीत रहे हैं, और पूर्वांचल में तो आप दावा सुन ही रहे हैं। अगर अंजना जी, अगर जुबानी जमा खर्च पे जीत और हार हो रही होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर चुकी होती। और क्योंकि अभी तक जितना भी इनका जिस तरीके का कैंपेन है और जिस तरीके के विज्ञापनबाजी हुई है वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 2 सप्लीमेंट्री बजट्स में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 650 करोड़ का एलोकेशन किया पब्लिसिटी के लिए। अब उससे अंदाजा लगा लिया, और उसमें इतना ज्यादा अर्ध सत्य है हर बात में कि उस मतलब वो ओवरडू हो गया है। हाँ। तो मुझे लगता नहीं है कि लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। और वैसे सब पार्टियों को आदत होती है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये झूठ बोलने की सबको आदत होती है। लेकिन अगर झूठ की पराकाष्ठा है तो आज की सरकार में मुझे दिखती है। संजय जी, दुर्भाग्य। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, आ रहे हैं अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ओपी राजभर जी की पार्टी से हैं। जल्दी से मैं आपके पास संजय जी आना चाहती हूँ। एक होलिस्टिक तस्वीर पूर्वांचल की जो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन आंकड़ों को कैसे एनालाइज करें, क्या दिख रहा है, क्या अयोध्या, काशी, ये सब कुछ काम आएगा पूर्वांचल में? संजय जी को आवाज नहीं जा रही क्या? संजय जी, आप फिर से उनका फोन कनेक्ट कीजिएगा जल्दी से। अरुण राजभर से एक कमेंट ले लेते हैं। अरुण राजभर जी, ओपी राजभर जी भी पहले थे यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया है? मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण रोकने के लिए उन्होंने वहां पर भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं दिया है। तो कह रहे प्रतिनिधित्व पर तो आपका गठबंधन भी पीछे है। मिस्टर राजभर, देखिए, उत्तर प्रदेश में जितना हमने सामाजिक न्याय का स्थान हमने दिया है उतना भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। उन्होंने तो अपराधियों को टिकट दिया है। 100% टिकट में 99% अपराधी भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। और हमने सामाजिक न्याय के साथ साथ हमने हर समाज को टिकट दिया है। हमने बंजारा को टिकट दिया है, हरकवंशी को दिया है, राजभर को दिया है, चौहान को दिया है, यादव को दिया है, मुसलमान को दिया है। सारी सीटें एक समाज को नहीं दिया जाता है। समाज में सबको न्याय देने के लिए सबको खुद भी टिकट लिया है, ये भी तो बता दें। परिवर्तन किया जाता है। और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी सहयोगी बन के काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री। सहयोगी कौन था? बहुजन समाज पार्टी थी या भारतीय जनता पार्टी के आप सहयोगी थे? अभी शासनकाल में जब मलाई खाने का टाइम आया तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए और अब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। आप लोग सिर्फ सत्ता पाने के लालच में आप लोग और टिकट पाने के लालच में इधर से उधर जाते हैं। आराम से। मुसलमान भी जानते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश अरे राजभर जी, और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का टिकट भाजपा बांट रही है। ना बता एक सेकंड, दागी उम्मीदवारों की बात हो रही है तो वही कहावत याद आती है कि चलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद 72 थे छेद। अरे प्रभु, आपने तो जेल में मौजूद लोगों को टिकट दिया है। पार्टी में है समाजवादी पार्टी ने जेल में, और एक नहीं, हाँ, जेल में मौजूद लोगों को टिकट दिया है कि नहीं गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने संगीत सोम को टिकट दिया है कि नहीं दिया है? भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बनाती है ब्रिजेश सिंह पर, तब आपका सवाल नहीं होता। हाँ ठीक है, लड़ाई कीजिए किसकी शर्ट ज्यादा काली, तब सवाल नहीं खड़ा होता है। लड़ाई कीजिए किसकी शर्ट ज्यादा काली, यही लड़ाई है आप लोगों की। देखिए, आपसे पूछे आपके बारे में, आप इनका रिपोर्ट कार्ड लिखिए, इनसे पूछेंगे ये आपका रिपोर्ट कार्ड लिखेंगे। ये तो हाल है इस देश की राजनीति का। संजय जी, पूर्वांचल पर एक होलिस्टिक एनालिसिस आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इन नंबर्स को हम किस तरह से देखें? क्या अयोध्या, काशी, ये सब काम आएगा बीजेपी को, या फिर ध्रुवीकरण में भी एक नए सिरे से वो कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि उनको पिछड़ी जातियों को इधर लुभाना है, क्योंकि कई छोटी छोटी पार्टियां जो है चली गई गठबंधन में। संजय जी। अंजना जी, जो आंकड़े आपने दिखाए उसकी अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए दर्शकों को कि पूर्वांचल का महत्व यूपी की राजनीति में क्या है।
संख्या के दृष्टिकोण से पूर्वांचल का बहुत महत्व है, 144 सीटें आती हैं। और लगातार अगर आप देखें 2017 में बीजेपी की सरकार बनती है, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 2007 में बीएसपी की सरकार है। और आप देखिए जिस पार्टी की भी सरकार बनती है उसके लिए जरूरी है कि पूर्वांचल में उनका प्रदर्शन अच्छा रहे, क्योंकि पूर्वांचल की सीटें बहुत ज्यादा हैं। तो हर पार्टी को अगर सत्ता में ताबीज होना है, सत्ता पानी है यूपी की, तो जरूरी है कि पूर्वांचल पर फोकस किया जाए और पूर्वांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाए। बीजेपी ने इसका प्रयास पहले से किया। दूसरी बात, जो दूसरे आंकड़े जो थे कि क्या पूर्वांचल कुछ अलग तरह का इलाका है। पूर्वांचल में अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अलग नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां पर जाट मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर दूसरे इलाकों से तुलना करें तो वो आंकड़ों से ये पता चलता है कि पूर्वांचल इलाकों में थोड़ा ओबीसी जो है, गैर यादव ओबीसी की तादाद ज्यादा है और ब्राह्मण समुदाय के वोटरों की तादाद ज्यादा है पूर्वांचल में दूसरे इलाकों के हिसाब से। तो दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधनों का यह प्रयास है, बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन का यह प्रयास होगा कि इस इलाके में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया जाए। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। दोनों पार्टियों ने पहले गठबंधन जरूर किया। आप देखिए बीजेपी ने के जो लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, उनका जातीय आधार क्या था, वो गैर यादव ओबीसी जाति से उसमें कई लोग थे, वो सब टूट करके समाजवादी पार्टी के तरफ आए। तो ऐसा लगने लगा समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा सोशल कोलिशन बनाया है और ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में उसका प्रभाव होगा और समाजवादी पार्टी बीजेपी को नुकसान कर सकती है। बीजेपी ने इसके लिए पहले से कमर कसी। आपको याद होगा चुनाव की घोषणा होने के पहले ही तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था और तमाम तरह की चीजें हो रही थी। बीच सरकार ये जरूर कह सकती है ये सब तो योजनाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं नजर चुनाव पर तो जरूर थी। तो पूर्वांचल में दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। दोनों पार्टियों की कोशिश है पहले अपना सामाजिक समीकरण के आधार पर वोटरों को अपनी ओर लाएं और प्लस उसकी जरूरत है। तो प्लस के लिए मुझे लगता है बीजेपी राम मंदिर, हिंदुत्व का मुद्दा कहीं ना कहीं उठा के जरूर लाएगी और समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि लोअर ओबीसी का एक तरह से अंदेशा हुआ, उनके हितों की अंदेशा हुई, उनकी अपेक्षा की गई है बीजेपी की सरकार में। ये सारी स्ट्रैटेजियां हैं जो हमें आगे वाले चुनाव के दौर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल बहस मैं यहाँ शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूर्वांचल पर इस वक्त क्या कह रही है? आप मुझसे पूछ रही हैं अंजना जी? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। नहीं, इस वक्त तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ हो नहीं सकती क्योंकि पूर्वांचल में अभी चुनाव नहीं हुए हैं। जब चुनाव होंगे उसके बाद हम लोग पोस्ट पोल सर्वे करेंगे उसके हिसाब से। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का मुकाबला यूपी में दिखाई पड़ रहा है वो कांटे का मुकाबला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी को बढ़त है, कौन सी पार्टी पीछे है। दोनों गठबंधनों के बीच में मुकाबला जोरदार है। एक एक वोट का महत्व है। दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर लुभा पाएं और लोअर ओबीसी, जो हम कहते हैं गैर यादव ओबीसी वोटरों पर नजर दोनों पार्टियों की है। हिंदुत्व के आधार पर आप समेटने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश होगी कि लोग जाति भूल जाएं और हिंदू बनकर वोट करें, यानी हम माने कि ध्रुवीकरण की और कोशिश होंगी, कुछ और भाषण, कुछ नए नए चीजें खोज के लाएंगे। अंजना जी, अभी तक तो क्या क्या चला सर? अब्बा जान, हिजाब और क्या, जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान कौन लेकर आया? अगर कब्रिस्तान मुसलमानों का विकास है तो फिर ऐसा विकास ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव जी को मुबारक हो। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास रखते हैं और हमारे आज प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और पूर्वांचल के विकास की जब बात की जाए तो आज पूर्वांचल विकास की मुख्य धारा से उत्तर प्रदेश की जुड़ रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नजीर बन रहा है। आज वहां पर अगर आप देखें तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया है। अगर आप देखें तो 9 हॉस्पिटल बनाकर दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को, और आज रोजगार सृजित हो रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं, आपने एक सवाल उठाया हिंदुत्व का, तो हिंदू संस्कृति से अगर जिसको नफरत है तो भाई बड़ी हैरत की बात है अगर कोई हिंदू संस्कृति से नफरत है आपको। हम तो मोहब्बत करते हैं हिंदू संस्कृति से और उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी तो हम ही करेंगे। धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक किया था, किसने किया था? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक क्यों किया था अखिलेश यादव जी ने? बता दें अपनी 12 से 17 की सरकार में।
इसलिए शरद कि प्रधान अल्पसंख्यक कल्याण से सिर्फ उन्होंने कब्रिस्तान से विकास किया है मुसलमानों एक कमेंट इस पर। नहीं देखिए, ये तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में, पूरे कैंपेन में हर मुद्दा जो उठाती है उसमें घुमा फिरा के उसमें हिंदू मुसलमान का तड़का जरूर लगा देती है। और वो बड़े सटल तरीके से भी करते हैं, कभी अब तो खुल के भी करने लगे हैं। चाहे वो इनका लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, उसमें ऐसा दर्शाने का प्रयास करते हैं विज्ञापनों के जरिए से, अपने अनाउंसमेंट्स के जरिए से, कि ऐसा लगे कि विजुअल्स के जरिए से कि सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। और जैसे मतलब जो कि सच से बड़ा दूर दूर की बात है। कैसा आरोप पे दम नहीं है मोहसिन रजा साहब? देखिए, मैंने कहा ये जो आपने बात कही है, आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। आज विश्वास बढ़ा है लोगों का उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अंदर उत्तर प्रदेश में उद्यमी आ रहे हैं। आज यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इस समय हमारी बहनें घर चली जाया करती थी, व्यापारी दुकान बंद कर लेता था। क्या बात करेंगे आप? रुकिए अंजना जी, एक बड़ा मोहसिन साहब भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इनसे एक शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मोहसिन भाई, अब अगर आपके बीच में बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी। ये आप मंत्री हो गए हैं या घसियारे हो गए हैं भाई? क्या हो गया है आपको? आप तो इतने बुरे आदमी नहीं थे। आपको भी योगी की बीमारी लग गई क्या? चलिए आपको भी योगी की बीमारी लग गई हर चीज में बोलना है। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म के अलावा किसी चीज पर बात नहीं कर सकती है। ये कभी जिन्ना की बात करेंगे तो हम तो गन्ने की बात करेंगे। ये हमेशा भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर टेनी क्या नाम मंदिर बन रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर टेनी छूट रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो मंदिर बन रहा है कहेंगे हमने बनवाया। और जब हाई कोर्ट में हम कहेंगे कि आपने लचर पैरवी की, तो कहेंगे नहीं साहब वो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट पर बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं बात की जा सकती भाई? लचर पैरवी से अगर लचर आपको राम मंदिर के मसले में रोड़े अटकाने के लिए अपने वकील खड़े करते थे। सुप्रीम कोर्ट में आप कांग्रेस ने हमेशा अपने वकील खड़े किए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, सब हो जाए, मंदिर न बने। ये दूसरी तरह की राजनीति आप करते थे। ये है बीमारी, कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये मूल रूप से बीमारी है। इतनी लचर पैरवी करते हैं और उसके बाद बोलने में बीच में वही बाबा की तरीके से प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाली थी पंजाब सरकार ने, ये देखिए ने, ये भूल गए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई, अभी थोड़ी देर बाद अर्जेंटीना पहुंच जाओगे। नेपाल से होते हुए कर रही थी उत्तर प्रदेश और नेपाल बिहार से के लोगों होते को हुए अर्जेंटीना पहुंच नहीं जाएंगे। देख रहा था कोई, इन्हें कुछ नहीं पता था। इनको कुछ नहीं पता, ये अब्बा डब्बा डब्बा करते रहते हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सेकंड, संजय निषाद जी आ रही हूँ जल्दी से। संजय निषाद जी से कमेंट ले लूं। अध्यक्ष है निषाद पार्टी के संजय निषाद जी, पूर्वांचल की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई, 142 सीटें, लगभग 35% से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की इस इलाके से आती हैं। यहाँ पर छोटी जातियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। पिछली बार सेंचुरी मारी थी बीजेपी ने, इस बार विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुश्किल तो नहीं, पूरा गठबंधन जिसमें आप देख रहे हैं, गठबंधन में तमाम छोटी जातियों के साथ, ओपी राजभर से लेकर तमाम छोटी जातियों के साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा गठबंधन किया है। क्या वो एनडीए को परास्त कर देगा पूर्वांचल में? अंजना जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, डॉक्टर संजय निषाद से आप एक सवाल और पूछ लीजिए। निषाद जाति के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। माता कौशल्या के मातृत्व पर इन्होंने क्यों क्वेश्चन उठाया? ठीक है, संजय निषाद नहीं पहले तो राजनीति होती है, राजनीति की बात हो रही है तो सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का 2017 में था। सबसे बड़ा गठबंधन बसपा सपा का 2019 में था। फिर भी डॉक्टर संजय 2017 में चुनाव लड़े, सपा और बसपा कांग्रेस साफ हो गए। 2019 में मोदी जी के साथ खड़े हो गए मछुआ समुदाय, और देख लीजिए किस तरीके से इनकी करारी हार हो गई। पूर्वांचल की सभी सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे लोगों ने। इसका मतलब है निषादों के बड़े नेता हैं, माता कौशल्या पर और भगवान श्री राम की वल्दियत पर आपने सवाल क्यों उठाया? जातियों के नाम पर पिछली सरकारें बनी सपा और बसपा की, लेकिन एक भी 3 काम बता दे, आप सवाल उठाएंगे? इतने 3 काम भी बता दे समाजवादी, 3 काम भी सपा बता दे कि पिछड़ों के नाम पर को किया हो।
बसपा बता दे कि सभी भाईचारा कमेटी तो बनाई सभी जातियों का, कैसे सबका हिस्सा खा गई सबको मालूम है। सबको जो बटन दबेगा पूर्वांचल के लोग सबको हिस्सा मिला, बस आपको एमएलसी पद नहीं मिला, तो मोदी जिसका वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। सबका आज के दिन में मेरा समुदाय 7 जून 2015 को कसरवल कांड हुआ था, जो गोली चली थी, मेरा एक भाई मारा गया था और 7 महीने हम लोग बाहर थे। किस तरीके से हम लोग अपराधी घोषित किए गए थे अपने आंदोलन मेरे अपनी मांगों को लेकर। आज वो अपना याद करके तब बटन दबा रहा निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय कि सपा हिस्सा मांगने पर गोली चलाती है, बसपा अपने हिस्से को प्राप्त कर तो रिश्ते करा देती है, कांग्रेस फाइल गायब करा देती है। तो ये 18% मछुआ समुदाय के साथ रहेगा। आज आज के दिन में आज समय आने दीजिए, एमएलसी बने, क्या सब कुछ बनेंगे। हम लोगों ने आज हमारा समाज आपका सपा बसपा कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में, तो क्यों नहीं सत्ता में आ जा रहा है। एमएलसी की बात आज के दिन में आज नहीं भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने एमएलसी पर छोड़िए, पुरानी बात हो गई। बताइए मंत्री का डील हुआ है कि नहीं? अरे मौजूदा डॉक्टर संजय निषाद, मौजूदा सरकार में डील पहले से कर ली है कि नहीं? है कि जो सबका साथ मंत्री हमने अपने लोगों टोपी और झंडा जी के रहते ये मुमकिन नहीं है। हमें सीटें चाहिए थी, 15 सीटें हमने लिया। आज के दिन में डीले तो ये लोग करते हैं। साहब सुरेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ, सरकारें थी किस तरीके से डील थल करती थी। क्षत्रियों के ऊपर आप निषाद पार्टी के बड़े नेता हैं, आपने थल क्षत्रियों के ऊपर, माता कौशल्या के ऊपर, आप इतने बड़े निषाद नेता होते हुए माता कौशल्या की वल्दियत पर क्यों सवाल उठाए? क्या आप उस पर कायम हैं? नहीं, मैंने पूरी देखे वो काट छांट करके वो पेश किया जाता। मैंने ये कहा था कि कुछ धर्म शास्त्रों में ऐसे लिखे हैं और उसे उस पर सुधारना चाहिए, तो पता चला बाद वाली बात करके खत्म कर दिया। आगे जो राजनीति करना होगा उस तरीके से उसका जवाब मैंने उसी चैनल पर दे दिया। इस समय जनता की बात होनी चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए, उनके रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, उनकी समस्याओं के समाधान की बात होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, मंत्री की बात हो गई है कि नहीं? पहले से मंत्री की बात पहले से हो गई है कि नहीं? वादा किया है हम कहते हैं पद देंगे आपको। बार्गेनिंग बहुत अच्छा करते हैं अंजना जी। हमने एक ही बात है, हम एक ही बात है कि हमारी समस्याओं के, हमारे समाज की समस्याओं का समाधान उसकी बात हो चुकी है। आरजीआई ने लेटर सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया, उसे पास कराने की बात हो गई। आज के दिन में इनके रोजी रोटी छीने गए थे, क्रिमिनल राइट्स एक्ट जो लगा था वो उसका लगा। हाँ ना, निश्चित हम कहते हैं कि आज के दिन में जो राजनीति अपनी हिस्सेदारी नहीं राजनीति में ले पाएगा जो पार्टी, तो वो अपने समाज का हिस्सा कैसे दिला सकता है? निषाद पार्टी आई है, अगर अपने हिस्से में अपने कोटे में सीट पाई है तो सीट और अपने घर में सारा पद लेके आई है, उसमें भी हिस्सेदारी मिलेगी। वो तो अपने आप नहीं पद जो हमारे आज के दिन में 70 साल से आप लोगों को पद देता रहा, तब तो नहीं दिक्कत आई। एक सांसद एक विधायक बन गया, 70 साल से देते रहे तो नहीं दर्द होता। संजय निषाद पहले ही बता दिया। ये सुरेंद्र राजपूत ने नहीं, बीएसपी ने सवाल किया था। हम कह रहे हैं आज के दिन में एमएलसी वाली नाम पे उन्होंने संजय जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। समाज का आपको फिक्र नहीं है, जो अपने परिवार का फिक्र है वो पूरा आपका भाजपा ख्याल रख रही है। हम कहते परिवार के लोग मुलायम सिंह से पूछिए ना कितने लोगों को बना रखा है। आप सैफई पूछिए 2014 में 2019 में कौन आए थे, किसको टिकट दिया था? अंजना जी सही तो कह रही है, कौन कितना काला पहन रहा कपड़ा उसी की लड़ाई लड़िए। ये है राजनीति। बहुत धन्यवाद आपका संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष निषाद पार्टी के, जिन्होंने ये दावा किया कि इस बार गठबंधन के लिए सफाई की घड़ी होगी और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए शासन प्रशासन में जो जगह बननी चाहिए वो लेकर वो रहेंगे। जल्दी से आपके पास फैजान साहब आते हैं। अंजना जी, अभी जो मोहसिन रजा साहब ने बातें कही और इन्होंने कहा कि हिंदुत्व पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरा चुनाव चाहे हिजाब कब्रिस्तान हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश नहीं देश का जनता का बच्चा इस बात को अंजना जी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय इसके कोई भी लफ्ज नहीं है। और मुझे तो डर अंजना जी इस बात का है कि दूसरा चुनाव भी हुआ, तीसरा चुनाव आते आते कहीं मोहसिन रजा साहब का नाम ना बदल दे भारतीय जनता पार्टी वसीम रिजवी साहब की तरह, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी में नहीं रख सकते वे लोग। अल्लाह खैर करे। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग
हिंदुस्तानियों से परेशान हैं आजकल, क्योंकि हम भारतीयों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 124 करोड़ लोगों की चिंता करती है। अरे तो वसीम रिजवी साहब क्या बेचारे गलत किए थे? समुदाय की चिंता करते हैं, हम सब भारतीयों की चिंता करते हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अगर 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो उसमें रोजगार 70 लाख कहाँ मिला? भेदभाव रोजगार कहाँ मिला? रोजगार योजना का लाभ अगर रोजगार कहाँ मिला? को मकान मिल रहा है, रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें। इसलिए हम 5 चरण में ही सरकार बना लेंगे चलिए, और इसी के साथ आगे के 2 जल्दी से चरण जो जल्दी। बचेंगे वो हमारे लिए बोनस होंगे। ठीक है, एक सुरेंद्र जी। छोटा सा, आप चूंकि लखनऊ में है, स्वागत है आपका। इस लखनऊ में इन सारे उसको करने के लिए एक यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स बनी थी। हाँ। उस सिक्योरिटी फोर्स को भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 5 साल से ना तनख्वाह दे रहे हैं और ना ही उनको 7th पे जबकि 80 करोड़ बजट उपलब्ध है। और 80 करोड़ बजट उपलब्ध है। करोड़ों का बजट उपलब्ध है, उसके बाद भी ये तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं और ये इस तरीके की आतताइयों की अब सरकार। चलिए, प्रमुख 10 सचिव मार्च के शहरी बाद आवास फिर का नहीं कर लखनऊ रहे आएंगे हैं और लखनऊ से ही ऐसा आप शो देखेंगे जिसमें फिर फैसला जो आएगा उस पर चर्चा होगी। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।